पढ़ाई हो रही है? यस मैम। जोरों शोर से? यस मैम। बहुत अच्छे से। और ये सरफेस केमिस्ट्री डिस्कस करना है, कितनों ने करा है सरफेस केमिस्ट्री? यस मैम मैम। मैंने। सर तुम्हारा क्लास है 7 बजे पार्वती? नो मैम आज नहीं है। आज नहीं है तो आज फिर वही करें, लास्ट के 15 मिनट्स में डिस्कस कर लें। यस मैम। ठीक है, चलो फिर लास्ट यस के 15 मैम। मिनट्स में डिस्कस करते हैं, है ना। अब मेरे को ये बता दो जरा, ज्ञान दे दो, मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? किस टॉपिक पे पहुंच गए थे हम? मैम इंडक्टिव इफेक्ट कराया था आपने। इंडक्टिव इफेक्ट कराया था। इंडक्टिव इफेक्ट में अच्छा याद आ रहा है मुझे, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी और कार्बन आयन स्टेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन की थी। यस मैम। यस मैम। डीएनपी रूल बताया था। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नंबर और पावर, है ना। चलो अब सारे बच्चे मुझे आंसर करेंगे, उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा कि कुछ आता नहीं आता। चलिए यहाँ हम बेटा बना रहे हैं कार्बन आयन, ठीक है जी। मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया। स्क्रीन शेयर नहीं करी अभी तक मैंने। हाँ जी, दिख रही है स्क्रीन सबको? यस मैम। अब सारे बच्चे फटाफट मुझे कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी बताएंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ये है ए, ये है बी, सी, डी, ई। जल्दी बताओ। मैम पहला का सी बी ए। हाँ जी, तो जिससे मैम पूछोगे वो बताएगा। रुक जा रुक जा रुक जा प्रिंस, हमें लग रहा है तू ज्यादा पढ़ के आया। रुको जी, पहले तुम स्टेबिलिटी। मैम सबसे स्टेबल होगा सी वाला। सी वाला, अच्छा। और प्रिंस को क्या लग रहा है? मैम कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मतलब सबसे। अच्छा पांचों में है। हाँ, क्या नेगेटिव चार्ज? मैम सी 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 है मैम। सी। यस मैम। पार्वती को क्या लग रहा है? मैम ई लग रहा है। ई लग रहा है? क्यों भाई ई क्यों लग रहा है? पहले ये बताओ, ये सबने नोटिस किया कि ये कार्बन अनायन है? मैम मैंने ई ने सी बोला। अच्छा सी है ना, ओके ओके, हाँ ये बात तो सही है। तो कार्बन आयन को आप कैसे स्टेबल करोगे? उस पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज को कैसे स्टेबलाइज करोगे? इलेक्ट्रॉन खींच के, है ना। तो माइनस आई इफेक्ट जो है स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और प्लस आई इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। अब माइनस आई में भी डीएनपी चलेगा। यस मैम। यस मैम। इंपॉर्टेंट होता है डिस्टेंस, फिर होता है नंबर, फिर होता है पावर। तो डिस्टेंस में तो पास, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये नहीं है। तो डी और ई तो हटा दो। ए बी सी में तीनों में डिस्टेंस लग रहा है। अब नंबर किस में लग रहा है? सी में लग रहा है, और दोनों का माइनस आई है। सबसे अच्छी बात तो ये है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सी, जैसे कि हमें बाकी राधिका ने बताया और पार्वती और प्रिंस ने भी बताया, है ना। अब सी के बाद क्या आएगा? अब डिस्टेंस तो हो गया, नंबर जो है उसको भी हमें देखना है, तो नंबर भी हमने देख लिया। अब अगर नंबर मैंने चेक कर लिया है, अब मैं किसको प्रेफरेंस दूंगी? ए, बी, डी और ई में से कौन बेटर होगा? सी के बाद आप लोग समझ पा रहे हैं कि ए बी बेटर जाने चाहिए डी से, हाँ या ना? और डी बेटर होना चाहिए ई से। कितने बच्चे ये समझे? यस यस मैम। ठीक है। अब यस बी में से क्या देखेंगे? पावर देखेंगे, तो NO2 ज्यादा पावर आएंगे देन फ्लोरीन, मतलब बी बेटर हो जाएगा ए से, तो फाइनल ऑर्डर हो जाएगा ये। कितने बच्चे समझ पाए? यस मैम। मैम डी Yes, और ई का बताना। किसका? डी और ई। बेटा डी से कम
Yes, ma'am. आई लगा हुआ है, ई में तो कोई माइनस ई नहीं है, नो माइनस आई इफेक्ट, Okay, ma'am. Z माइनस आई है ना, क्लियर है बात? Yes, ma'am. चले आगे। मैम ये नोट करना है। हाँ करो। मैम डन। डन एवरीबॉडी? मैम हाँ जी। मैम अभी तक यही कराया क्या? कौन है? गलता? यस मैम। हाँ बेटा अभी शुरू किया बस। ठीक है मैम, आप ये वाली क्लास रिकॉर्ड कर दो प्लीज। हाँ रिकॉर्डिंग, यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग ऑन है। तूने पढ़ना शुरू किया है स्कूल का? हाँ मैम, वो सॉलिड्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बस एक वीडियो बची है लास्ट वाली डिफेक्ट्स वाली। अब कल आ जाइयो सेंटर पे ना। हाँ जी। ठीक है चलो, नोट हो गया, चले आगे। अब ये देखिए आपने का बनायन देखा, Yes, ma'am. देखा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक लेवल और ऊपर चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एसिडिटी एंड बेसिसिटी। देखिए सबसे पहले हम लोग एसिडिटी को चेक करेंगे। देखिए अभी मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि भाई एसिडिटी को हम लोग इंडक्टिव से कैसे चेक करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि इंडक्टिव से ही चेक होगा, आगे बहुत इफेक्ट्स आएंगे, वो सारे हम इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं एसिडिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव। तो एसिडिक क्या होता है? आई होप आप लोग सब जानते हैं कि अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है तो वो बहुत इजीली अपना H+ निकाल देगा, राइट? है ना। तो लेट्स से मेरे पास एक एसिड है लाइक दिस, मेथेनॉल। तो अगर ये एक एसिड है तो उसे अपना जो H+ है वो बहुत आसानी से निकाल देना चाहिए, करेक्ट? तो H+ निकालने के बाद जो बनता है, ये मैंने मेथेनॉल में से H+ निकाला, तो जो बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि अगर ये चीज, ये एसिड स्ट्रॉन्गर है, एसिड अच्छा है, स्ट्रॉन्गर है, तो अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो वो अपना H+ क्या करेगा? बहुत आराम से निकाल देगा, इजंट इट? हाँ या ना। और अगर वो अपना H+ बहुत आराम से निकाल देगा, इसका सीधा सा मतलब है कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, क्योंकि वो चाहता ही है कि मेरा H+ निकल जाए, या फिर मैं ऐसे ही खुश हूं क्यों मुझे H+ दे रहे हो। और वो स्टेबल रहेगा और वो H+ को गेन करना नहीं चाहेगा। तो जितना एसिड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्टेबल एंड वीक होता जाएगा। कितने बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं? जैसे देखो ये HCl है, सुनो, H+ निकला, क्या बचा? Cl-, हाँ या ना। तो H+ ने प्रोटॉन, Yes, ma'am. H+ हुआ एसिड, H+ से प्रोटॉन जब निकल गया तो बना Cl-, Cl- क्या हुआ? बेस। मैं बोल रही हूं, अब मेरी बात सुनना, मेरा स्टेटमेंट है HCl स्ट्रॉन्ग है, मेरा स्टेटमेंट है HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग। इसका क्या मतलब है? HCl अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो अपना H+ आराम से निकाल रहा है, करेक्ट? हाँ या ना। अगर H+ आराम से निकाल रहा है, इसका ये इंडिकेशन नहीं हुआ कि Cl- स्टेबल रहेगा, क्योंकि अगर Cl- स्टेबल नहीं होता तो क्या वो H+ को निकलने देता? नहीं निकलने देता ना। हाँ या ना। यस मैम। ठीक है। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्गर है तो बेस स्टेबल होगा, पक्की बात है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बेस स्टेबल है तो वो दोबारा H+ गेन नहीं करेगा, मतलब बेसिसिटी में वो वीक हो जाएगा।
तो हमारा सिंपल सा उसूल है जो पूरे जीओसी में काम करेगा. स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, स्टेबल एंड वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस. कितने बच्चे समझ पाए? मैम ये Yes, वाला ma'am. दोबारा बता दो. हाँ जी, क्या बताओ दोबारा, भूल गई मैं. मैम ये मैम बेस वीक कैसे है ये वाला पॉइंट? बेटा बता, बेस क्या होता है? प्रोटॉन लेना चाहता है ना. बेस वो होता है जो H प्लस लेना चाहे. तो मैंने बोला कि ये खुश है, ये स्टेबल है. तो जब ये स्टेबल है इसका मतलब ये है तभी उसने H प्लस को जाने दिया है, और वो H प्लस को दोबारा नहीं लेगा. क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्गर बन जाता, लेट्स से Cl माइनस स्ट्रॉन्गर होता तो वापस H प्लस ले लेता, रिएक्शन पीछे ना चला जाता. समझ रही? यस. मैंने बोला स्ट्रॉन्ग है मतलब रिएक्शन आगे जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा, और पीछे नहीं जा रहा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि Cl माइनस H प्लस को गेन करना नहीं चाह रहा. ठीक है, मतलब Cl माइनस एक वीकर बेस है. समझ पाए बात, हाँ या ना? यस मैम. ठीक है, समझ आया सबको? मैम हाँ जी, बोलो बेटा. राधिका की आवाज चली गई. कॉन्जुगेट बेस मैम. वहाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही. मैम कॉन्जुगेट बेस और जो एक्चुअल बेस. अरे दोनों सेम ही होता है, फर्क नहीं होता कुछ भी. बस कॉन्जुगेट हम नाम तब दे देते हैं जब वो किसी एसिड से निकल के आया. भाई ऑब्वियसली बात है, हर बेस किसी ना किसी एसिड से तो निकल के आते ही है ना. तो कॉन्जुगेट बेस और बेस दोनों सेम चीज होती है, उस पर कोई फर्क नहीं है. कॉन्जुगेट बस हम इस ओके मैम. अगर मैं उसका एक एसिड बना सकूं तो मैं बोल देती हूँ कि कॉन्जुगेट है ना. कॉन्जुगेट कहना है एक ना रिलेशन होता है. कॉन्जुगेट इज अ रिलेशनशिप. ओके, कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड एक रिलेशन है. क्या रिलेशन है कि जो बेस का मैं कॉन्जुगेट एसिड बोल रही हूँ वो उसका एसिड हो गया, एसिड का बेस हो गया. तो कॉन्जुगेट से कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्जुगेट एक रिलेशन का नाम होता है. ठीक है, यस मैम. चले आगे. नोट कर लिया? अब देखिए, मैंने कोई एक बहुत बड़ा सा ऐसा अल्कोहल लिया, एक ये ले लिया अल्कोहल, एक ये ले लिया. अब मैं आपसे पूछ रही हूँ इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? विच एसिड इज मोर एसिडिक? तो आप सिंपल सा एक काम करिए, आपको नहीं पता चल रहा ना, आप इनका क्या करिए, H प्लस हटाइए. तो अगर मैं इसका एक H प्लस हटाऊंगी बच्चे, मुझे क्या मिलेगा? O माइनस. मैं इसका H प्लस हटाऊंगी बच्चे, तो मुझे क्या मिलेगा? यस मैम. अब आप सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फंडा लगाइए भैया. अगर ये स्टेबल हो गया तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. करेक्ट, हाँ या ना? तो नेगेटिव चार्ज को आप कैसे स्टेबल करते हो? हाउ डू यू स्टेबलाइज अ नेगेटिव चार्ज? चाहे नेगेटिव चार्ज अब कार्ब एनायन पे हो या किसी भी चीज पे, नेगेटिव चार्ज को हम लोग कैसे स्टेबलाइज करते हैं? नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज मैम हम माइनस आई लगाते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा, माइनस आई अगर बढ़ता जाएगा तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता जाएगा. Cb मतलब कॉन्जुगेट बेस, उसका स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा. स्टेबिलिटी अगर बढ़ता गया तो एसिडिटी भी क्या होता जाएगा बेटा? बढ़ता जाएगा. कितने बच्चे समझ पाए, हाँ या ना? यस मैम. हाँ जी, अरुणव क्लियर है? मैम एक बार और. कहाँ से? लास्ट ये यस एसिडिक वाला. तुझे ये समझ आया कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा स्टेबल होगा? यस मैम. तो बस वही वाली बात है. तो हमारा ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्गर है, राइट? मैंने माना कि इनमें से जो स्ट्रॉन्गर है उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होना होगा. तो क्यों ना हम इसको स्टेबलाइज करके देख लें कि इनमें से कौन स्टेबल है. तो नेगेटिव चार्ज को कैसे स्टेबलाइज करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच के. यस मैम. तो माइनस आई क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना. माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो फ्लोरीन माइनस आई शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा.
इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा तो ऑटोमेटिकली एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो माइनस आई अगर बढ़ा तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हुआ, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हुआ तो एसिडिटी क्या हो गई, बढ़ गई। Increase. ठीक है, समझ गया। तो अगर ए और बी आपको दे रहे हैं तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बी ज्यादा एसिडिक होगा किससे, ए से। ठीक है, Yes. मतलब एसिडिटी में भी मुझे क्या चेक करना है, माइनस आई हर जगह, है ना, मतलब सेम डीएनपी रूल एंड एवरीथिंग वुड बी सेम। तो अब मुझे कौन बताने वाला है एसिडिटी ऑर्डर। एसिडिटी ऑर्डर। मैम ADBC। हाँ भाई, कौन बताएगा। ADBC। ए डी बी सी, शाबाश पार्वती जी, सही है। आयुषी, पार्वती, राधिका, नहीं सही। मैम हाँ जी, ए और बी इक्वल ही होना चाहिए। ए और बी, नहीं मैम, ना 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 ना, भाई देखो ये एक कार्बन छोड़कर लग गया ना, डिस्टेंस गया है ना। इस मैम वो मैंने गलत बना दिया। तो अब आपको रूल याद रखना है बस, डीएनपी है ना। तो डिस्टेंस को चेक कर लेते हैं पहले, तो डिस्टेंस गेस द प्रायोरिटी। तो सबसे क्लोजेस्ट कौन से, NO2 और COH सबसे क्लोजेस्ट है। सबसे बड़ी बात ये सबको पता होना चाहिए कि सारे माइनस आई वाले, कोई भी प्लस आई का ग्रुप नहीं है ना। तो जो सबसे यस मैम। उनमें पावर देख ली, पावर NO2 की ज्यादा होती है, तो माइनस आई ए, फिर डी, फिर डिस्टेंस डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता गया एसिडिटी कम होती गई, है ना। पिंकी, सारिका, क्लियर है। Yes, ma'am. चले आगे। मैम हाँ, मैम ये COH वाले ग्रुप की तो वैसे स्टेबिलिटी कम नहीं होती, लास्ट में होता है ये तो ऑर्डर के। COH एसिड है, लास्ट में थोड़ी होता है, मिडल में होता है। लास्ट में तो एल्कीन यस मैम, होते हैं। तो मैम इन सब में से कंपेयर करें तो ये बहुत पीछे आएगा। हाँ, NO2 से कंपेयर करें तो पीछे है, लेकिन उससे मतलब ही नहीं है। पावर इज नॉट इम्पोर्टेंट, डिस्टेंस एंड नंबर आर इम्पोर्टेंट। समझ आई बात। डीएनपी ओके मैम। है ना, तो डीएनपी को हम वो नहीं कर सकते यस मैम। इंडक्टिव में, है ना। लिख लिया सबने। आयुषी, आकृति, क्लियर। यस मैम। अब और देखो, और अगर हम लोग इस तरीके से चले तो एसिडिटी ऑर्डर ही बताना है हम लोगों को। एक क्वेश्चन दूंगी और सब एक साथ ही सही आ जाना चाहिए आंसर। एक ही क्वेश्चन काफी है आप लोगों को समझाने के लिए, अगर आप अच्छे से ये सवाल देख लेते हैं तो।
चलिए एसिडिटी ऑर्डर कौन बताएगा? हाँ जी, मैम बताओ। ओके, और किसने कर लिया प्रिंस के अलावा? चलो प्रिंस बताइए सबसे पहले। मैम पहला डी होगा। सबसे पहले डी, ओके। उसके बाद एच, उसके बाद ए, उसके बाद ए, उसके बाद एच सी, के बाद ए, शाबाश, फिर सी, ओके। फिर ई, बी। नहीं नहीं, हाँ ई या जी, जी आएगा पहले। जी, ओ है ना, ऑक्सीजन का माइनस आई ज्यादा होता है यस है ना। यस मैम। और फिर बी, उसके बाद एफ। उसके बाद ई, ई के बाद आएगा बी। हाँ, बी के बाद सबसे यस बेकार कौन सा हो जाएगा? एफ। मैम, हाँ, एफ। कुछ कर पाया? मैम इसमें जो लास्ट वाला बी और एफ आया है ना, तो इसमें डाउट है। पहले आवाज ही नहीं आ रही, क्या बोल रही हो? लास्ट वाला? मैम लास्ट का जो बी और एफ है ना, उसमें डाउट है, बस पहले ही बीच में आया है, पहले एफ नहीं आना चाहिए। सुनो सुनो, पहले ये बताइए, माइनस आई वाले ग्रुप पकड़ लो। ये माइनस आई देता है, ये माइनस आई देता है, ये माइनस आई देता है, ये माइनस आई देगा, ये प्लस आई देगा, ये माइनस आई देगा, ये माइनस आई देगा। ठीक है, पहले माइनस आई वाले पकड़ लिए, फिर ऑर्डर देख लिया माइनस आई का। तो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई का ऑर्डर किसका है? डी का। फिर किसका है? एच का। फिर एच के बाद किसका है? ए का। ए के बाद किसका है? ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना। ट्रिपल बॉन्ड के बाद हमारा आ गया, नहीं नहीं, सी का। ठीक है, सी के बाद आ गया हमारा ई और जी। ऑक्सीजन पहले आता है तो जी पहले आ गया, फिर ई आ गया, करेक्ट। और उसके बाद बी आ जाएगा, बिकॉज उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, फिर एफ हो जाएगा। कितने बच्चे समझ पाए? यस मैम। ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। राधिका, अरुणा, मैम जी और ई वाला फिर से बता दो। कौन सा? डी। जी और ई। जी में है माइनस आई, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा बेटा। ऑक्सीजन ओ आर ग्रुप हो गया ना, OCH3 ओ आर वाला ग्रुप हो गया। ओ आर चेक करो, माइनस आई में लिखवाया था, OH के बाद चेक करो माइनस आई के ऑर्डर में, देखो, यस मैम। है ना। और H वाला क्या है? SO3H। H वाला पूछा तुमने? यस मैम। SO3H तो ऊपर ऊपर है माइनस आई में, देखो दूसरे नंबर NO2 के बाद ही तो आ रहा है।
यस मैम। समझ आया? यस मैम। और सबको क्लियर है? पक्का? चले आगे, कर लोगे क्वेश्चन एसिडिटी रिलेटेड? यस मैम। आगे बढ़ते हैं। सारिका, पिंकी, ठीक है? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा थोड़ा सा चीजों को और गहराई से पढ़ते हैं, ठीक है? अब आती है बात बेटा बेसिसिटी की, ठीक है? लेकिन बेसिसिटी उतना सिंपल नहीं है जितना अच्छा सा एसिडिटी है। बेसिसिटी में बहुत सारी चीजें हैं, बट पहले हम इन वाले बेसिसिटी की बात करते हैं। जैसे सपोज मैं आपको ऐसा कुछ दे दूं, सपोज मैंने आपको दे दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, F माइनस, ऐसे ग्रुप्स दे दिए और मैं आपसे बेसिसिटी पूछती हूँ, तो आप लोग क्या सोचेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मुझे बताइए। एनी अप्रोच, एनीथिंग दैट यू आर गेटिंग? कुछ आ रहा है दिमाग में? शुरुआत कैसे करनी है? एनीबॉडी? मैम हाँ, मैम जिस पे नेगेटिव चार्ज जितना अनस्टेबल होगा उसे उतना ऐसा ज़्यादा इफेक्ट। जिसमें जितना एक मिनट अनस्टेबल होगा उतना, मैम उसे उतना ज़्यादा नीड होगा H+ का, हाँ तो वो हाँ, उतना ज़्यादा बेसिक होगा। उतना ज्यादा बेसिक होगा। ये बात भी सही है। तो जितना ज्यादा अनस्टेबल उतना स्ट्रॉन्गर, या फिर जितना स्टेबल उतना वीकर। करेक्ट? अब यही तो सवाल आ गया सारा घूम फिर के कि किस तरीके से अनस्टेबिलिटी देखी जाए। तो पहले एक बात बताइए, क्या आपको यहाँ कोई प्लस एम माइनस साइन दिख रहा है? देखिए प्लस एम माइनस एम, आई मीन प्लस आई और माइनस आई तो होता है बाकी ग्रुप्स का इनके ऊपर इफेक्ट। ये तो खुद ही छोटे छोटे से इनके ऊपर कौन सा इफेक्ट है? मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो ऐसे चीजों में जब आपके पास इस तरीके के स्पीशीज आए, आपको जो है ना इनऑर्गेनिक के हिसाब से सोचना, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक। यू हैव टू गो इन इनऑर्गेनिक ब्रेन। तो इनऑर्गेनिक वाइज अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में, तो एसिडिटी बढ़ती है हाँ या ना? पहले ये बताइए। ये होता है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, क्यों बढ़ती है? जैसे अगर मैं कार्बन से नाइट्रोजन, कार्बन हो गया मीथेन, यस मैम। कार्बन के बाद आगे मेरा नाइट्रोजन, उसके बाद आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आगे HF। तो हम लोग सब जानते हैं ना HF एक एसिड है, तो एसिडिटी बढ़ती है ना यहाँ से यहाँ जाने में। क्यों क्यों बढ़ती है एसिडिटी? क्योंकि हम लोग जो इंपॉर्टेंस देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, कि भैया जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे ये मैं जानती हूँ फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा सारे और यहाँ से H+ रिलीज होगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगी पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो एसिडिटी बढ़ती है, और अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो कॉन्जुगेट बेस वीकर होता जाएगा, हाँ या ना? एसिडिटी इंक्रीजेस, यस मैम। बेसिसिटी डिक्रीजेस। ये बात सबको समझ आ रही है? तो आप ऐसा नहीं, आप नहीं देख पा रहे कि ये सारे भी तो अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस NH2 माइनस, वाटर का कॉन्जुगेट बेस OH माइनस, HF का कॉन्जुगेट बेस F माइनस, इजंट इट? तो अगर HF सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो F माइनस सबसे वीकर बेस हुआ, इजंट इट? तो बेसिसिटी का ऑर्डर ऑन द नॉर्मल बेसिस पे इन तीनों में चेक करो। पहले क्या होना चाहिए? F माइनस सबसे वीकर, फिर स्ट्रॉन्गर कौन सा हो जाएगा? थोड़ा सा OH माइनस, उससे स्ट्रॉन्गर हो जाएगा NH2 माइनस। यहां तक कितने बच्चे समझ पाए? यस मैम। ठीक है? तो अभी ये वाली बात, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी है सोचने का कि भैया जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज अपने पास रखेगा, और अगर अपने पास रखेगा तो किसी को देगा नहीं, और अगर देगा नहीं तो बेसिक कैसे हो गया? करेक्ट? तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप सोचो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, बेसिसिटी कम हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो F माइनस सबसे वो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर OH माइनस, फिर H2 माइनस। अब आते हैं, ये नॉर्मल कार्बन नहीं है बालकों, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है,
और कितने बच्चों को याद है मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई थी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की, किसको याद है? जब माइनस आई है ना, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा और ऑक्सीजन से कम होती है। ऑक्सीजन 3.5 होता है, ये 3.2 के आसपास होती है, नाइट्रोजन 3 होती है। तो नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं मिडल में उसकी बेसिसिटी लाई करेगी। कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए? हाँ भैया, कोई कहता है दोबारा समझाओ तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पहले बताइए यहाँ तक। मैम एक बार फिर से बता दो। पहले आप ये बताओ, OF, OH और NH2 वाला केस समझ आया था ऊपर वाला, कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, ये बात क्लियर है? यस मैम। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट गई पीरियोडिक टेबल में तो मेरी एसिडिटी बढ़ी, ठीक है जी। और अगर मेरी एसिडिटी बढ़ी तो क्या होगा? बेसिसिटी कम होगी, है ना जी? यस मैम। और अगर मेरी बेसिसिटी कम हो रही है तो वही सिंपल चीज है, F जो है वो HF जो है सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो F माइनस सबसे वीकर बेस होगा, राइट? यस मैम। ठीक है। और फिर यस मैम। OH हो जाएगा, उससे स्ट्रॉन्गर NH हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ अमोनिया वाटर एंड HF, इनके बेसिस पे, है ना? यहाँ तक ठीक है राधिका? हाँ जी मैम। अब आ जाओ, अभी अगर ये CH3 माइनस होता तो कोई टेंशन ही नहीं थी। जैसे कि सपोज मैं तुझे ये दे देती क्वेश्चन में CH3 माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस और F माइनस, तो ऑर्डर बिल्कुल वही हो जाता ना, एसिडिटी बढ़ रही है बेसिसिटी कम हो रही है, सिंपल हो जाता बेसिसिटी का ऑर्डर, है ना? बट अभी मैंने CH3 माइनस नहीं दिया ना, मैंने क्या दिया है? ट्रिपल बॉन्डेड। तो जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देख रहे हो कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो बेसिसिटी कम हो रही है, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ऑक्सीजन से कम, नाइट्रोजन से ज्यादा, इसलिए वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में आ गया। ओके मैम। ठीक है, आ क्लियर? गया समझ। यस मैम। पार्वती को क्लियर है Yes, ma'am. अच्छे से? Yes, ma'am. आयुषी, आयुषी बेटा मैंने तेरे को वो भिजवाना है ना, एक काइनेटिक्स का मॉड्यूल। यस मैम। ठीक है, चलिए नोट कर लिया सबने? चले आगे। मैम ये आपने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 कार्बन कार्बन के बीच में। कौन से 3 है ना? ट्रिपल बॉन्ड C है ना? ओके मैम। ठीक है, चले आगे। यस मैम। चलिए, सो एक तो ये वाला सिंपल सा वो है जिसके ऊपर जो है हमसे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आएगा फॉर एग्जाम्पल, मैं बात कर रही हूं इस तरीके के बेसिसिटी ऑर्डर, सब लोग जानते हैं ये क्या है? दिस इज अमीन्स, दिस इज अमीन ग्रुप। So this is in gas phase we are talking about. तो आप लोगों को क्या लगता है बेसिसिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? What do you think? What should be the basicity order?
हाँ जी, बेसिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एसिडिटी का उल्टा नहीं होगी? यस मैम। यस मैम। है ना? तो एसिडिटी माइनस आई पे डिपेंड करती थी। एसिडिटी किसके ऊपर डिपेंड करती थी? माइनस आई के ऊपर ना। एसिडिटी इंक्रीजेस विद माइनस आई, राइट? तो बेसिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करके बेटा? प्लस आई पे नहीं करेगी भाई? जिसके ऊपर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा या फिर H प्लस खींच पाएगा, है ना? अब आप बेसिसिटी को देखें, दो टर्म से जो है समझ सकते हैं। बेसिसिटी कैन बी टू टाइप्स। हाउ? वन इज द लुईस बेस, वन इज द प्रोटॉनिक बेस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब मैं बात करूं प्रोटॉनिक बेस की या फिर ब्रोंस्टेड बेस की, ये वो बेस होता है जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटॉनिक बेसिस एक्सेप्ट H प्लस, ठीक है? H प्लस एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? व्हाट आर लुईस बेसिस? लुईस बेसिस H प्लस भी एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर किसी और ग्रुप को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका मेन H प्लस से रिलेटेड नहीं होता। इनका मेन काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, ठीक है? अब जैसे आपने ऊपर वाला केस देखा था जिसमें CH3 माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस और F माइनस दिया हुआ था, इन सब में लोन पेयर है क्या? नहीं है ना। ये सब नेगेटिव चार्ज वाले, मतलब ये सारे के सारे प्रोटॉनिक बेसिस होते हैं। ये वो होते हैं जो H प्लस एक्सेप्ट कर पाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और ये वो है जिनमें आप देख रहे हैं लोन पेयर है, जैसे NH2 में यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है। भले ही ये लोन पेयर H प्लस को दे दे, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इन जनरल ये H प्लस एक्सेप्टर ना बोल के इनको जनरलाइज कर दिया गया। H प्लस एक्सेप्टर इसके अंदर आ गया है ना, मैं इनको जनरलाइज कर दिया है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे, भले ही वो H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करें या वो किसी को भी करें। मतलब लुईस बेसिक एक वाइड कैटेगरी है, प्रोटॉनिक बेसिस उसके अंदर आ सकते हैं। कितने बच्चे मेरी बात ये समझ पाए? प्रोटॉनिक बेसिस और लुईस बेस वाली, ये क्लियर है? तो अगर मैं लुईस बेसिसिटी के ऊपर समझूं तो सिंपल सा कंसेप्ट इतना आता है भाई, इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, करेक्ट? इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसके पास होंगे ना। जिसके पास है ही नहीं, ठीक है, जिसके खुद की नीड्स पूरी नहीं हो रही, वो क्या चैरिटी करेगा? तो लुईस बेस अच्छे वही होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। सो लुईस बेसिसिटी इंक्रीजेस एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। और इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन है बट यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप क्या सप्लाई करेगा कॉन्स्टेंटली? प्लस आई। तो प्लस आई इंक्रीजेस द व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो बेसिसिटी बढ़ेगी। समझ आई बात सबको? हाँ या ना? यस सर। यस मैम। अभी देखिए थोड़ा सा झोल मिलेगा, बट पहले ध्यान से कंसेप्ट पकड़िए। तो यहाँ प्लस आई है एक, यहाँ कितने प्लस आई है? 2। यहाँ कितने प्लस आई है? 3। तो बेसिक कौन होगा? सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल 3 2 1, हाँ या ना? राइट? इसको देखिए जरा, ये बच्चा, ये वाला, इसमें नाइट्रोजन कार्बन से अटैच है से 1 डिग्री बोलते हैं। इसमें नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है से 2 डिग्री बोलते हैं। इसमें नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है से 3 डिग्री बोलते हैं, ठीक है? तो बेसिसिटी का ऑर्डर आया 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। राइट? यस मैम। चले आगे। लिख लिया सबने? मैम 1 मिनट।
मैम आपने जो इससे पहले वाला एग्जाम्पल दिया था एफ नेगेटिव करा था वो प्रोटॉनिक बेसिस की कैटेगरी में आता है। चले आगे। मैम हाँ यस मैम। मैम Yes. जो आपने इससे पहले वाला एग्जाम्पल दिया था ना जिसमें एफ नेगेटिव और हाँ हाँ, वो प्रोटॉनिक बेसिस की कैटेगरी में आता है। वो प्रोटॉनिक बेसिस की कैटेगरी में आएगा। हाँ तो मैम इसमें से एफ का सबसे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि एफ तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे एच प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे दूसरा भी तो केस है ना। तुम दो चीजों को रिलेट करो, मैं बताती हूँ। इसमें थोड़ा सा ना पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। एक्चुअली क्या है, देखो दो चीजें होती हैं। एक, अगर आप चाहो तो आप दो तरीके से सोच सकते हो, है ना। जैसे ये है, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है। अब एक बच्चा सोचेगा, एक बच्चा, सपोज मैं दो बच्चे कह रही हूँ, ये है स्टूडेंट 1, ये है स्टूडेंट 2। दो स्टूडेंट दो डिफरेंट चीजें सोच सकते हैं। क्या स्टूडेंट 1 कह रहा है कि मैम बेसिसिटी f माइनस की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इसका मैं रीजन दे देती हूँ। वो कहेगा कि मैम इसलिए ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि एक तो f का साइज छोटा है, ठीक है। साइज छोटा तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई, करेक्ट। हाँ या ना। और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ी तो वो बहुत जल्दी H प्लस अट्रैक्ट करेगा, जो आई थिंक आयुषी ने भी बोला है ना, यस मैम। will be easily attracted, easily attract। ये वो बात हुई स्टूडेंट 1 की। अब दूसरा स्टूडेंट है स्टूडेंट 2, वो कहेगा कि मैम नहीं, F माइनस जो है सबसे वीकर होना चाहिए। क्यों? कि भले ही उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है लेकिन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बहुत है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा, राइट। जो मैंने बोला, आई एम स्टूडेंट 2। तो कौन सही है, स्टूडेंट 1 या स्टूडेंट 2? मैम जो डोमिनेट करेगा। हमें क्या पता, हम क्या सबको याद करते रहे कौन डोमिनेट करेगा, यस मैम। है ना। वाह, कितनी अच्छी बात बोली। कितना जब आपको समझ आए कौन डोमिनेट करेगा और याद कर लो। नहीं, वैसे सही बात है, स्टूडेंट 2 मतलब सही बोल रहा है। स्टूडेंट 2 इज करेक्ट, स्टूडेंट 1 इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ वेरी 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 सिंपल रूल ऑफ मूविंग अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। जब आप कभी भी पीरियोडिसिटी में आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो भी चीज अगर हम अलोंग द पीरियड स्टडी करें, आई मीन लेफ्ट टू राइट, साइज फैक्टर इज नेवर इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सारी चीजें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अफेक्ट होंगी, ठीक है। वहीं पे अगर मैं टॉप से बॉटम जाऊं, ठीक है, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? टॉप से अगर मैं बॉटम जाती हूँ तो साइज फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करती हूँ कैसे। आई थिंक आप में से खुद बहुत सारे बच्चे जो है 11th की भी क्लास ले रहे हैं पीरियोडिसिटी की। अगर आप लोग याद करो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको रिकॉल कराया था, एस से पी ब्लॉक में अगर पीरियोडिसिटी में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव 0.65 से बढ़ता है। याद है सबको? हाँ या ना? यस मैम। सेकंड Yes, ma'am. ग्रुप में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव का रोल नहीं होता, नो रोल है सच। क्यों मैंने अपना टाइम वेस्ट करा था ये समझाने में? ये इसलिए टाइम वेस्ट करा था ताकि ये छोटी सी बात सबको समझ आए। जेड इफेक्टिव अफेक्ट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। तो डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव डज नॉट प्ले रोल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, साइज इज इंपॉर्टेंट। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव प्लेज द रोल। जेड इफेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है, ठीक है। उससे साइज भी कम होता है, बट साइज इज नॉट इंपॉर्टेंट। जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो जितना मतलब जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ऑटोमेटिकली उतनी बढ़ जाएगी, है ना। भले ही साइज का इफेक्ट उस पर पड़े पर साइज इफेक्ट सेकेंडरी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर प्राइमरी है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, साइज रोल प्ले नहीं करेगा। इसलिए स्टूडेंट 1 का कंसेप्ट बिल्कुल सही चल रहा था, बात वो गलत नहीं बोल रहा था, लेकिन उसने गलत जगह बोल दी, क्योंकि उसने पीरियड के अलोंग ये बात बोल दी। ये बात उसको बोलनी चाहिए थी किसके अलोंग, ग्रुप के अलोंग, क्योंकि जो साइज फैक्टर है वो ग्रुप में वर्क करता है, नॉट इन द पीरियड। समझ आई बात, हाँ या ना? अब क्योंकि सवाल आया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, अब आपको इस कॉन्सेप्ट सबको समझ आया, तो अब मुझे यहां से बताइए, यहां पर बताइए बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखना, क्या देखना है, साइज देखना है, बिकॉज दे आर इन द ग्रुप, है ना। मैम आई माइनस का ज़्यादा हो जाएगा क्या बेसिसिटी ना मैम। मैम ऐसे एफ माइनस का बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगा हाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सही बोला प्रिंस ने। अब इन सब में क्या है, साइज बढ़ता जा रहा है, नीचे जाते जाते, है ना। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो है पर पता नहीं कहाँ है। आई माइनस की वजह इलेक्ट्रॉन तो है पर उसके डी ऑर्बिटल में घूम रहा है, पता ही नहीं कहाँ है इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, बेसिसिटी कम हो गया, तो बेसिसिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो एफ माइनस अलोंग द पीरियड वीक है बट अलोंग द ग्रुप स्ट्रॉन्ग है। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं? Yes, ma'am. ठीक है, आकृति। Yes, ma'am. राधिका जी, अरुणा, Yes, ma'am. चले आगे। यस मैम। ठीक है, अब अभी वापस मैम ऊपर स्क्रॉल कर दो। कहाँ से देखें, यहाँ से, ये वाला देखना बेटा। यस मैम। तो सरफेस केमिस्ट्री का टेस्ट इस बार 7 तारीख को है, ठीक है, सारे याद रखे भैया। कम नंबर नॉट एक्सेप्टेबल, मेहनत करो। मैम आपने संडे को कहा था ना। अच्छा संडे करना है क्या, चलो संडे कर लो, एक ही बात है, सैटरडे संडे दे दो। 7 तारीख को संडे। ओके मैम। 7 तारीख क्या संडे नहीं है? चले आगे। मैम 8 का है। 8 का, ठीक है, 8 को दे दो। यस मैम। ठीक है, चलें, चलो। ये कहानी हुई हमारी उसके ऊपर बेसिस से। अभी लेकिन लेट्स कम बैक टू दैट प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, वो प्रीवियस क्वेश्चन अभी भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। सो प्रीवियस क्वेश्चन में हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटिस्ड गैस फेज लिखा था, मैंने नोटिस किया था। यस मैम। Yes, ma'am. सवाल तो पूछा नहीं, क्यों मैम गैस फेज क्यों लिखा, सोचा ऐसे लिख दिया होगा मैम ने, ये सारे गैस होते हैं इसलिए, है ना। इम्पोर्टेंट बात, ये जो ऑर्डर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, क्या ऑर्डर आया था, 3 to 1 आया था बेसिसिटी का ऑर्डर। ये 1 डिग्री, Yes. ये 3 डिग्री, तो बेसिसिटी ऑर्डर केम टू बी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। बिल्कुल सही यही होता है बेसिसिटी, लेकिन बिल्कुल सही बात ये भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ गैस फेज में वैलिड है। अगर गैस फेज नहीं लिखा तो ये ऑर्डर गलत है। अब क्यों गलत है, अब आते हैं, एक और बात आती है यहाँ पे, वो ये आती है कि भैया ये सारे के सारे लुईस बेसिस है, राइट।
पर ये पानी में तो एग्जिस्ट कर सकता है ना। अभी मैंने आपको शायद समझाते हुए लुईस बेस और प्रोटॉनिक बेसिस को समझाते हुए ये बताया था कि जो लुईस बेसिस होते हैं वो एक वाइडर कैटेगरी है, प्रोटॉनिक बेसिस उसी के अंदर आते हैं ना। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, H+ को भी चाहे तो कर सकते हैं। बात हुई थी इस बारे में। यस Yes, ma'am. तो अगर मैं इनको H+ डोनेट करा दूं तो क्या होगा? अगर ये वाटर में गए, इफ दे एग्जिस्ट इन वाटर, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन टेक H+ फ्रॉम वाटर। समझ रहे हैं? ये H+ वाटर से एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर इन्होंने वाटर से H+ एक्सेप्ट किया तो ये क्या बना? अभी याद करो वापस से, कॉन्जुगेट बेस कौन होता था? कौन बताएगा? व्हाट इज अ कॉन्जुगेट बेस? मैम स्ट्रॉन्ग मैम एसिड जो से वो हाँ, यस मैम जो स्ट्रॉन्ग एसिड या किसी भी एसिड से H निकाल के बनता था, राइट? यस मैम एसिड से यस मैम एसिड से H हटा दिया, माइनस कर दिया, क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस उल्टा कर दो, बेस में H+ दे दो, क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। समझ आई बात? तो मैं आपको बोल रही थी ना, कॉन्जुगेट जो है रिलेशनशिप होता है भाई, इस बेस में H+ दे रहे, रिएक्शन उल्टा हो गया एसिड, तो ये एसिड और बेस एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, समझ रहे हो? तो कॉन्जुगेट से कुछ नहीं होगा, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, एसिड बेस ही होता है, बस एक रिलेशनशिप है कि H+ निकाल दो तो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है, H+ दे दो तो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। क्लियर? तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता यस कि मैम अगर बेसिस हैं तो ये सारे के सारे इस बेस के कॉन्जुगेट एसिड हो गए कि H+ दे के जो बने हैं, इजंट इट? यस मैम अब रूल क्या था? स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, स्टेबल एंड वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस। यस मैम एग्जैक्टली सेम रूल बेसिसिटी के लिए चल सकता है ना। स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, स्टेबल एंड weaker is the conjugate base. यही रूल बेसिस के लिए भी बन सकता है। स्ट्रॉन्गर इज द बेस, स्टेबल एंड वीकर इज कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर? Yes, ma'am. तो अगर सिंपल सा फंडा, अगर ये इन सब की मुझे बेसिसिटी चेक करनी है, ठीक है, एक्वस मीडियम में, तो मुझे कहीं ना कहीं इनके कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, करेक्ट? सो अगर मैंने इनकी स्टेबिलिटी चेक कर ली और जो साथ साथ सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे बेसिक हो जाएगा। नोट किया सबने यहाँ तक? यस मैम अब देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना। ये एक्चुअली देखो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अभी आगे जब आप चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म में अमीन्स चैप्टर पे जाओगे, सारी चीजें ना जीओसी की वहां यूज होंगी। तो इससे बेहतर है कि हम पहले पढ़ ले अच्छे से सारी चीजें, ताकि बाद में जब हम अमीन्स में जाए या कार्बोक्सिलिक एसिड में जाए तो इनकी एसिडिटी, इनकी बेसिसिटी हमें तंग ना करे। ठीक है, वहां बस एक जल्दी से रिविजन करके छोड़ दूंगी, मैं इतना डिटेल में नहीं घुसूंगी जितना डिटेल में जीओसी में हम पढ़ रहे हैं सब चीजों को। ठीक है ना? तो ये सब 12th का ही पोर्शन है, आपके 12th में ही रिपीट होती है सारी चीजें लेटर ऑन। चलिए अब मैं बात करती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स। तो मेरा जो ये कॉन्जुगेट एसिड है बेटा, क्या आप उन पे देख रहे हो H लग रहे हैं? इनको मैं कैसे स्टेबल करूंगी? दीज ऑल एसिड्स के H जो है ना, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ओके, तो जितना अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी।
They all can form hydrogen bond with water. यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अच्छा ये तो बना दिया मैंने पहले। ठीक है, यहाँ से भी बन गया, यहाँ से भी बन गया, और CH3 लगा दिया तो यहाँ से नहीं बनेगा। अब आप ये देखिए, क्या आप देख पा रहे हो, ये प्राइमरी अमीन का कॉन्जुगेट एसिड है, और प्राइमरी अमीन के कॉन्जुगेट एसिड में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। ये सेकेंडरी अमीन का कॉन्जुगेट एसिड है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। ये टर्शियरी अमीन का कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? 1 बन रहे हैं। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कम होते जाएंगे तो एसिडिटी, वो स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी, करेक्ट? एसिड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है? तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ये मैंने आपको बताया ऑन बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट ऑल्सो स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट एसिड की प्लस आई पे भी तो डिपेंड करेगी। ध्यान से समझना, लिखने की जल्दी नहीं करेंगे, अभी समझेंगे बस। तो इस पे 1 प्लस आई है, इस पे 2 प्लस आई है, तो स्टेबिलिटी एक्चुअली हमारी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे तो डिपेंड कर ही रही है बेटा, साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे डिपेंड कर रही है, साथ में वो प्लस आई पे भी डिपेंड कर रही है। यहाँ 1 प्लस आई है, यहाँ 2 प्लस आई है, यहाँ 3 प्लस आई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे। प्लस आई के बेसिस पे तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये बन रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे सबसे अनस्टेबल ये बन रहा है। समझ रहे हो, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। पहला देखूंगी तो स्टेबिलिटी ऐसा होना चाहिए 1 2 3, है ना? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। दूसरा देखूंगी स्टेबिलिटी होना चाहिए 3 to 1। तो अब मुझे क्या करना पड़ता है, एक्वस मीडियम में मुझे दोनों चीजों का इक्वल रोल देखना है। पहले वाले का भी देखना है इक्वल, और वैसे ही दूसरे का भी देखना है। तो अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखूं, स्टेबिलिटी is 1 2 3, 1 degree more stable, then 2 degree and then 3 degree. On the basis of plus I देखूं, stability is 3 to 1. तो अब हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टिव ऑर्डर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कलेक्टिव स्टेबिलिटी। तो कलेक्टिव स्टेबिलिटी निकल के आश्चर्यजनक चीज आती है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा होगा 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो बीच में बैठा है, ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कम है, ना वो प्लस आई में कम है, दोनों उसके पास अच्छे हैं। तो कलेक्टिव में 2 डिग्री सबसे स्टेबल हो जाता है। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलती है, तो 1 डिग्री आ गया, फिर 3 डिग्री आ गया। तो अगर स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट एसिड की इस तरीके से चल रही है, तो बेसिसिटी भी इस तरीके से चलेगी ना। तो बेसिसिटी भी 2 डिग्री अमीन ज्यादा बेसिक होगा देन प्राइमरी से एंड देन टर्शियरी से। कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए? बट दिस इज एन एक्वस मीडियम। हाँ जी, अब बताओ कितने समझ पाए? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। आयुषी, राधिका? मैम, हाँ, मैम अगर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस तो मतलब वीकर और स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैम ये लास्ट वाला नहीं समझ आया, बेसिसिटी वाला। नहीं, कॉन्जुगेट एसिड है ना, कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा, ये वीकर की बात ही नहीं कर रहे हम, तो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना। वीकर एंड स्टेबल होगा ना, तो जितनी ज्यादा स्टेबल होगा बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी ना। ओके मैम। ठीक है, ये वीकर नहीं है, ये स्टेबिलिटी। यस मैम। ओके, यस यस मैम। अरुणा क्लियर है? Yes, ma'am. पक्का नोट करो। सारे का पिंकी, आकृति, Yes, ma'am. ठीक है। अब इसे नोट करो, फिर तुम्हें और नॉलेज देती हूँ। कहाँ से नोट करना है? दिख रहा है सबको? जूम करूँ और? मैम दिख रहा है।
चले आगे। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। नाउ पॉइंट ये है, अगर आपको सीधा सा सवाल दे दिया उसने गैस फेज और वो पूछा ही नहीं, ठीक है, तो मैंने आपको दिया व्हाट इज द बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। ठीक है, पहले मिथाइलअमीन 1 डिग्री लिया, फिर मिथाइलअमीन 2 डिग्री लिया, फिर हमने मिथाइलअमीन 3 डिग्री लिया। हमें आपसे पूछो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स बताइए। पहला पार्ट है क्वेश्चन का इन गैस फेज, दूसरा पार्ट है इन क्वेश्चन का इन एक्वस मीडियम, तीसरा पार्ट है इन जनरल। ठीक है, तो पहले मुझे बताइए इन गैस फेज ऑर्डर क्या होगा बेटा? CBA हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई। एक्वस मीडियम में क्या होगा? कलेक्टिव ऑर्डर देखना है ना, प्लस आई और भी देखना पड़ेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखना पड़ेगा। सो आएगा 2 1 3 है ना, तो 2 1 3 राइट। दिस इज Yes, ma'am. 2 डिग्री 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री राइट। अब आगे इन जनरल, जब भी इन जनरल बोले Yes, ma'am. मीडियम स्पेसिफाई ना करे, व्हेनेवर दे आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी मीडियम और बाय डिफॉल्ट एक्वस, if they do not specify any medium, by default it is aqueous. ओके, तो मतलब 3 में भी आप ऑर्डर क्या देंगे? एग्जैक्टली बी वाला, BAC, दैट इज 213 राइट। क्लियर? ठीक है जी, Yes, ma'am. नोटेड। अब आते हैं एक और बहुत बेहतरीन सवाल पे। हो गया ये सबका? अब मैं अमीन्स में क्या करती हूँ, एक और अमीन हमें देखना होता है। ये तो आप देख रहे हैं इसमें R ग्रुप, अब हम लोगों ने मिथाइल लगा रखा है ना, तो दिस इज मिथाइल। अब मैं इस पे इथाइल लगा दूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस C2H5NH2, दिस इज A part, B part is C2H5 whole twice NH, C2H5 whole thrice NH, ठीक है। These are the 3 amines. Now they are exactly the same way 1 2 3 है ना। अब इनमें हमने क्या करना है, अगर गैस फेज है तो ऑर्डर क्या रहेगा? 3 2 1, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब CBA। एक्वस है तो क्या होगा? अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जब आप एक्वस में जा रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रोल प्ले कर रहा था, याद है? और आप लोगों ने देखा 1 और Yes, ma'am. हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रेफरेंस दी थी, लेकिन जैसे ही R ग्रुप बड़े हो गए, ये R ग्रुप बढ़ गए ना, साइज में बढ़ गए, R ग्रुप जैसे ही बड़े हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेफरेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले नो डाउट 2 डिग्री आएगा,
लेकिन फिर 3 डिग्री और 1 डिग्री हो जाएगा, मतलब यहाँ रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी क्योंकि आर ग्रुप बल्कि हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने लगेगी, इट विल नॉट बी प्रेफर्ड। सो जब आप अगर इथाइलअमीन और मिथाइलअमीन में कंपेयर करोगे तो मिथाइलअमीन 1 डिग्री बेटर होता है 3 से, इथाइल में 3 डिग्री बेटर होता है 1 से। कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? क्लियर? Because as R group increases, hydrogen bonding becomes unstable or starts breaking up. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रेफरेंस नहीं देते, प्रेफरेंस दी जाती है किसको? प्लस आई को। ठीक है जी? हाँ भाई जल्दी बताओ। और अगर इन जनरल बोलेंगे वी विल हैव द सेम ऑर्डर। Same order of basicity would be there. It would be 2, 3, 1. Clear everybody? हाँ या ना? Yes, ma'am. इसके साथ हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट करेंगे और 5 मिनट्स का टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वो करेंगे। ठीक है? और अभी हम लोग फटाफट से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं सरफेस केमिस्ट्री का मॉड्यूल, बिकॉज मैम एक्वा स्पेस वाला बताते। वापस से समझा देते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हें समझ आया 2 पहले प्रेफरेंस था क्योंकि उसमें तो प्लस आई और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों ही अच्छी होती है ना? मिथाइलअमीन की बात कर रही हूँ बेटा। फिर 1 और 3 में से मैंने कहा था 1 पहले आता है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग गेट्स द प्रेफरेंस। ओके, मिथाइलअमीन। यस मैम। अब यही चीज अगर हम एक्वस फेज में देखें तो एक्वस फेज में हमारा 3 डिग्री बेटर हो जाता है 1 से। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले 1 को इसलिए प्रेफर कर रहे थे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट था। जैसे जैसे आर ग्रुप बल्कि हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होने लगती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। तो 2 नॉर्मली रहा और 1 और 3 में से जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रेफरेंस मिल रही थी अब नहीं मिलेगी, तो 3 पहले आ गया 1 से। ओके मैम। ठीक है? यस मैम। और कोई डाउट? क्लियर है? चलिए, सरफेस केमिस्ट्री असाइनमेंट लेवल 1। मैम 1 मिनट स्क्रीन ऊपर करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे और ऊपर। मैम और ऊपर वो पहले जो था वो। ये इससे भी ऊपर, मतलब स्टार्टिंग में जाऊँ? नहीं मैम, यही वाला। यही है ना? मैम थोड़ा नीचे। यहाँ से और नीचे। हो गया मैम, हो गया मैम। ओके जी, ओके। मैम इसमें कलेक्टिव स्टेबिलिटी, एसिड स्टेबिलिटी लिखी है ना जहाँ पे? हाँ 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 हाँ। मैम वो एसिड स्टेबिलिटी मतलब? कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी, ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके बेसिस पे है ना? चलो लेवल 1 सरफेस। बाकी जिसको सरफेस नहीं डिस्कस करना कैन लीव। तो हमारा सरफेस लेवल 1 क्या है भैया? जल्दी से बताओ। एक्सरसाइज 1। मैम 8, 9, 19, 19, 23, 23, 37, 37, हाँ 40, हाँ जी। सुनाई नहीं दे रहा क्या? 48, 38। अच्छा, ओके। और कोई? मैम और 48 और 50। 48, 50 सभी पूछ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, पार्वती के क्वेश्चन इंक्लूडेड हो गए? यस मैम। और कोई बचा तो नहीं? आन्या का क्या मैसेज था? 9, 19, 23, 9, 19, 23 इंक्लूडेड। ठीक है जी, चलें आगे फिर।
स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? गोल नंबर दे रखे ए बी सी डी के। इसका गोल नंबर है 0.04, इसका है 0.002, इसका है 10, इसका है 25। द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ ए बी सी डी। तो बेटा ये मैंने आपको बताया था ना, गोल नंबर होता है कि किसके कितने वो लग रहे हैं, मिलीमोल्स लग रहे हैं। तो जिसके कम मिलीमोल्स लग रहे हैं वो ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट हो पाएगा, प्रोटेक्ट कर पाएगा लायोफिलिक सोल, है ना। तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिंग पावर होगी बी की, ए की, फिर सी की, फिर डी की। कोई बात है ना, मतलब गोल नंबर Yes, ma'am. इंक्रीज करता है, प्रोटेक्टिव पावर वैसे वैसे बढ़ता है। नाइन्थ, टू कोगुलेट जेलेटिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट। तो सबसे पहला सवाल, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास, हमें हार्डी-शॉर्ट्स रूल लगाना है। ये बात तो क्लियर है, राइट? Yes, ma'am. अब हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है NaCl, ओके, हमारे पास है Na3PO4, ओके, पास है AlCl3 और हमारे पास है अल्कोहल। तो कोगुलेट जेलेटिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव। पहले मुझे ये बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू नो कि जेलेटिन कौन से तरीके का सोल है? मैम नेगेटिव। कि वो तो ठीक है, पर लायोफोबिक है या लायोफिलिक है? लायोफिलिक है, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो लायोफिलिक को कोगुलेट करना आसान है क्या? है? नो मैम। Can I coagulate a lyophilic soul that easily? नो मैम। तो NaCl, Na3PO4, AlCl3 इन सबको तो यूज करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो लायोफोबिक को कोगुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं जेलेटिन को या फिर किसी भी लायोफिलिक को कोगुलेट करने का सिंपल सा एक तरीका है, उसका जो पानी के साथ अट्रैक्शन होता है उसे तोड़ दीजिए। तो पानी से लेस पोलर वाला मीडियम यूज कर लीजिए, विच इज अल्कोहल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट? Do you understand or should I repeat again? मैम रिपीट कर दीजिए। भैया जो लायोफोबिक सोल है उस पे, मैम इलेक्ट्रोलाइट वाला तो समझ आ गया। जो लायोफोबिक सोल है उस पे तो डेलिबरेटली इलेक्ट्रोलाइट डाल के कोगुलेट किया जाता है ना। इस पे प्लस होता है तो माइनस चार्ज कोगुलेट करता है, माइनस होता है तो प्लस चार्ज करता है। मतलब इसको तो मैं डेलिबरेटली कोगुलेट करती हूँ ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के, करेक्ट है ना? हाँ है ना? ये ना। ठीक है। Yes, ma'am. तो अगर मेरे को कोई लायोफिलिक दे दिया है तो लायोफिलिक को मैं इतने आराम से Yes, ma'am. कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती ना, क्योंकि लायो Yes, ma'am. तो एज अ प्रोटेक्शन के लिए काम होता है। तो लायोफिलिक को कोगुलेट करने का बस एक ही तरीका है। क्या लायोफिलिक का वाटर के साथ काफी एफिनिटी होता है, राइट? तभी तो Yes, ma'am. तो वाटर हटा दो ना, वाटर की जगह कोई और लेस पोलर मीडियम डाल दो जिसके साथ उसका एफिनिटी वीक हो। तो वाटर से लेस पोलर सॉल्वेंट कौन हो सकता है? अल्कोहल हो सकता है ना, लेस पोलर सॉल्वेंट देन वाटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स डालने की जरूरत नहीं है उसमें, क्लियर? Yes, ma'am. पार्वती क्लियर? आ गया मैम समझ। Yes, ma'am. अब आओ 19th पे, है ना। ऑन एडिंग AgNO3 टू Ki नेगेटिव। भाई Ki में डाल रही हूँ, नेगेटिव बनाना है, मतलब Ki ज्यादा हो जाना चाहिए, समझ रही हो? Ki के मोल ज्यादा होने चाहिए। तो जो पहला ऑप्शन है चेक करो, उसमें दोनों के मोल सेम है, AgNO3 और Ki के, है ना। दूसरे में चेक करो दोनों के सेम है, तीसरे में चेक करो दोनों के सेम है, लेकिन चौथे में चेक करो Ki के ज्यादा मोल्स है क्योंकि मोलारिटी ज्यादा है। दिख रहा है? Yes, ma'am. फोर्थ आंसर होगा, क्योंकि मुझे I माइनस को एब्जॉर्ब कराना, मतलब Ki मिलना चाहिए ना, I माइनस ज्यादा होना चाहिए, तो मोल्स Ki के ज्यादा होने चाहिए AgNO3 से, क्लियर? Yes, ma'am. 23
Isoelectric point refers to the H plus ion कौन सा at which the colloidal particle does not move or reverse the charge of electrosubjective electrically neutral। आप लोग तो बायो वाले हो, बायो वाले को ये नहीं पता आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है प्रोटीन्स में, अमीनो एसिड्स में, पता है? नहीं पता? मैम जब कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता मॉलिक्यूल पे। यस, तो अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स क्या कोलॉइड्स ही तो हैं। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो होगा जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, उसके बाद नेट चार्ज 0 हो जाएगा ताकि वो कहीं भी मूव ना कर पाए। ठीक है, दैट इज द pH at which it becomes electrically neutral। ओके राइट? हाँ, ओके मैम। this is 23, let's move on to 37। अरे 27 है भी, अच्छा हाँ, बड़ा असाइनमेंट। The decomposition of hydrogen peroxide can be slowed down by the addition of small amount of acetanilide as it act as what? Okay, तो सबसे पहली बात कि अगर decomposition slow हो रहा है इसका क्या मतलब है? रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है, हाँ है ना? यस मैम। तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन कम करेगा? प्रोमोटर कम करेगा क्या? नहीं करेगा। प्रोमोटर कम नहीं करेगा, मॉडरेटर कम नहीं करेगा, यस मैम। अब रिएक्शन को कम कर सकता है, लेकिन जो पॉइजन होता है वो जनरली रेट को कम नहीं करता, वो कैटलिस्ट को पॉइजन कर देता है ताकि फर्दर रिएक्शन ना हो। मतलब जितनी हो गई उतनी तो होगी, आगे ना हो। इनहिबिटर रिएक्शन के रेट को पूरा बंद कर सकता है, समझ रहे हो? मुझे ये बोल, एक मिनट, हेलो, हाँ जी, हाँ ठीक है जी, निकल जाओ। कौन से वाले रह गए? तो फिर क्या बनाया तूने? अरे वो एक कोई भी एक ले सकती थी ना, तूने कौन सी फाइल ली है? चल मैं चेक कर लूंगी, ठीक है, अभी आते हुए घर आ जाइए, ठीक है? हाँ जी, समझ आया सबको या वापस रिपीट करूं एक बार? तो प्रोमोटर और मॉडरेटर तो नहीं होगा, आई होप ये तो सब क्लियर है सबको, है ना? तो यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू, इनहिबिटर या फिर पॉइजन। तो पॉइजन का मतलब समझिए, पॉइजन जो है ना वो क्या करता है, फर्दर रिएक्शन नहीं होने देता क्योंकि कैटलिस्ट को वो पॉइजन कर देता है, ठीक है? इनहिबिटर रिएक्शन को इनहिबिट कर देता है। तो रेट कौन स्लो करेगा, इनहिबिटर या पॉइजन? पॉइजन तो फर्दर नहीं होने दे रहा, तो आई थिंक पॉइजन ना, नहीं पॉइजन तो आगे नहीं होने दे रहा, तो इनहिबिटर तो इनहिबिट ही कर रहा है, तो रेट ही कम हो गया ना। रिएक्शन ही नहीं होगा तो रेट कैसे निकालोगे? ओके मैम। पॉइजन ये कह रहा है कि अगर कोई रिएक्शन मतलब एक प्रोडक्ट बन रहा था जो आगे जा सकता था, तो कैटलिस्ट को पॉइजन कर दो कि वो आगे नहीं जाएगा, लेकिन पहला बात तो होगा ना, यस मैम। उसमें रेट, मतलब रेट को स्लो करने की बात ही नहीं आई, है ना? ठीक है जी, चले आगे। क्लियर? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 40। क्वेश्चन 40 हमें क्या कह रहा है? प्लैटिनाइज्ड asbestos is used as a catalyst in manufacture H2SO4. It is example of homogeneous catalyst, heterogeneous catalyst और photocatalyst induced catalyst। एक्चुअली आप लोग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप लोगों को H2SO4 का प्रिपरेशन नहीं पता। कितनों को पता है H2SO4 का प्रिपरेशन? नहीं पता ना? चलो फिर भी मैं हिंट दे देती हूँ। H2SO4 का चलो नहीं भी पता प्रिपरेशन, फिर भी हिंट दे देते हैं। यहाँ पे आपको ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे प्लैटिनाइज्ड लिखा है, है ना? प्लैटिनाइज्ड लिखा है। यस मैम। प्लैटिनाइज्ड का मतलब क्या है? प्लैटिनम की कोटिंग की गई है। तो H2SO4 का जब प्रिपरेशन करोगे तो H2SO4 को कहाँ से प्रिपेयर करोगे? सल्फर डाइऑक्साइड से प्रिपेयर करोगे जो कि गैस होता है, पानी से प्रिपेयर करोगे जो कि लिक्विड होता है। तो अगर उसमें प्लैटिनम डालोगे वो तो सॉलिड है ना, तो होमोजेनियस तो नहीं हो सकता ना, इट्स अ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। क्लियर हुई बात? ठीक है,
और ऑटो और इंड्यूस कुछ नहीं होता। ये आप H2SO का प्रिपरेशन करोगे ग्रुप 16 में, क्लास 12th में, तो फिर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यस मैम। क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 आयुषी, 38 तुम्हारा डाउट है? यस मैम। 38 हमें कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। Efficiency of catalyst depends upon molecular weight, number of free valency, physical state, amount। देखो अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, मोलर मास से मुझे कोई मतलब नहीं है, फिजिकल स्टेट से भी मुझे कोई मतलब नहीं है। नहीं तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मैं क्यों बोलती, मैं बोलती ना होमोजीनियस ही करो या हेट्रोजीनियस क्यों कर रहे हो, या हेट्रो ही करो होमो क्यों कर रहे हो, है ना। तो फिर से मुझे फिजिकल स्टेट से भी कोई मतलब नहीं। हाँ, नंबर ऑफ वैलेंसी से मुझे मतलब है, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्टिव साइड पे फ्री वैलेंसीज होंगी उतने ज्यादा रिएक्टेंट एक ही साथ लग पाएंगे। 4 फ्री वैलेंसी है, 4 बार रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हो गए, 2 फ्री वैलेंसी है, 2 रिएक्टेंट एक टाइम पे एब्जॉर्ब हुए। बात क्लियर हुई? यस मैम। तो नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज आर इंपॉर्टेंट। 48 zeolites are used as a catalyst in, अरे यार ये तो याद ही करना पड़ेगा, फोटोकेमिकल इंडस्ट्री ड्यूरिंग क्रैकिंग। फिर भैया H2SO4 और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में तो नहीं होता, ये तो आप आगे भी करोगे, तो फोटोकेमिकल में यूज कर लो, पेट्रोकेमिकल में यूज कर लो। समझ आई बात? उनमें तो यूज करने की कोई जरूरत यस मैम। जियोलाइट्स को, ठीक है, क्योंकि H2SO4 में तो आपको याद है V2O5 वगैरह हमने लिखा था, SO3 बनता था, रिमेंबर। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट केस में यस मैम। लिखा है ना, SO2 रिएक्ट्स विद O2 टू गिव SO3, SO3 जो है उसी से H2SO4 बनाते हैं, तो उसमें जियोलाइट्स की जरूरत नहीं है हमें। जियोलाइट्स तो बहुत ही रेयर कंडीशंस में यूज होते हैं। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 50। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट्स आर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ शेप ऑफ द ना 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 वो जियोलाइट जो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं उन्हें इसलिए शेप सेलेक्टिव बोला जाता है क्योंकि जो उनके बीच में वॉइड होते हैं ना, उनका एक शेप होता है और उस एक्टिव साइट की शेप के बेसिस पे जो रिएक्टेंट है ना उनके अंदर घुसता है। समझ आई बात? नहीं आई बात समझ? मैम जियोलाइट के लिए होता है ये। हाँ, शेप सेलेक्टिव जियोलाइट्स आर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ओके मैम। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। और ये शेप सेलेक्टिव का मतलब नहीं कि इनका शेप इंपॉर्टेंट है, ना ना, ये बहुत बल्की मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स, सिलिकेट्स। तो ये बहुत बड़े बड़े वैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बीच में ना बहुत सारे वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन वॉइड्स के शेप के हिसाब से, साइज के हिसाब से इन वॉइड्स के अंदर रिएक्टेंट घुसता है और कैटलिसिस होती है। तो क्योंकि इनके वॉइड्स के शेप के हिसाब से या साइज के हिसाब से रिएक्टेंट इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, इसलिए इनको शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस बोला जाता है। ठीक है, यस मैम। क्लियर? कोई डाउट? और कोई लेवल 1 में? तो शेप सेलेक्टिव का आंसर हो जाएगा शेप ऑफ कैटलिस्ट नो, स्पेसिफिसिटी नो, द साइज ऑफ द पोर्स ऑफ द कैटलिस्ट व्हिच कैन ट्रैप द सेलेक्टिव मॉलिक्यूल। आंसर 3rd आ जाएगा। क्लियर? मैम 14 का बता दो। 14th कोलॉइडल यस मैम। डिसोल्यूशन, डिस्पर्शन या सस्पेंशन, ये वाला। यस मैम। तो इसमें क्या डाउट हो रहा है? डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है? आराम से भूल जाना पूरा। होमोजीनियस, तो क्या वो होमोजीनियस होता है? नहीं होता ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना कोलॉइड। सस्पेंशन का मतलब बैठ जाना, नहीं तो यस मैम। डिसोल्यूशन भी नहीं हुआ, सस्पेंशन भी नहीं हुआ, डिस्पर्जन होता है, इसलिए उसको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यस मैम। लेवल 1 मैंने डिस्कस करा। लेवल 2 में कितने डाउट है भैया? है डाउट? अगली क्लास में करते हैं लेवल 2, ठीक है, लास्ट के 5-10 मिनट्स। यस मैम। क्या पता लेवल 2 को एक बार रिकॉल करें और जितना समझा उसके बेसिस पे सवाल बन जाए, है ना? Yes, ma'am. See you guys in the next Okay. class. Tata, bye bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, okay. Bye.